कौन थे राणा सांगा? औरंगजेब के बाद राणा सांगा को लेकर क्यों उठ गया विवाद? किसने कहा महान योद्धा राणा सांगा को गद्दार? राणा सांगा वाले विवाद पर क्या होंगे राजनीतिक और सामाजिक परिणाम? अखिलेश यादव क्यों फंसते नजर आ रहे हैं इस विवाद में? सपा सांसद रामजी सुमन यूपी में सपा के सांसद हैं, वो हमारे महाराणा प्रताप के वंशज को गाली दिया है, उसी पर हम लोग आज पुतला दहन किया हो। हमारे वंशज है, हम लोग राजपूत परिवार चाहते हैं और हम लोग आज के डेट में पूरे देश में शांति कायम करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग चाहता है शांति कायम नहीं हो और युद्ध हो। देश में पहले से औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसके बाद राणा सांगा पर विवादित बयान आने के बाद हर जगह हर कोई अपने बयान देने में लगा हुआ है। लेकिन सच पूछिए तो बहुत ऐसे नेता हैं जिन्हें वास्तव में ना इतिहास का पता है ना भूगोल का। इतिहास में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो राणा सांगा से जुड़ी हैं, इन सभी बातों पर किसी को कोई मतलब नहीं। खैर, आज थोड़ा इतिहास की जानकारी हम हासिल कर लेते हैं, फिर इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय दे दीजिएगा। राणा सांगा का गौरवान्वित इतिहास बताता है कि वो भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा और मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक थे। उनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। वे महाराणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। उनके दो बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल थे, लेकिन दोनों की असामयिक मृत्यु के बाद 1508 में मात्र 27 वर्ष की आयु में राणा सांगा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। यह वो समय था जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा था और राणा सांगा ने अपने साहस और नेतृत्व से इस चुनौती का बखूबी सामना किया। राणा सांगा अपने युद्ध और कौशल और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ का साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने न केवल मेवाड़ की सीमाओं का बल्कि दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा भी खड़ा कर दिया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी विभिन्न राजपूत वंशों को एकजुट करना, जो उस समय आपस में बटे हुए थे। ये एकता उनकी दूरदर्शिता और कूटनीतिक क्षमता का परिचय देती है। राजस्थान के इतिहास में महाराणा सांगा की कई शूरवीरता के उदाहरण भरे पड़े हैं। इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा सांगा जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे तो वहां विजय मिलने के बाद सबूत के तौर पर शत्रुओं का तंबू उखाड़कर अपने साथ ले आते थे। इतिहासकार बताते हैं कि 1527 में राणा सांगा ने बयाना की लड़ाई में कमल खान लोधी के सैन्य शिविर पर आक्रमण किया और लोधी के तंबू को उखाड़कर अपने साथ ले आए। उनके जीवन की कहानियां आज भी प्रेरणा का स्रोत है। कहा जाता है कि राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 से अधिक युद्ध लड़ाई लड़ी। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। एक आंख और एक हाथ खो देने के बावजूद वे कभी पीछे नहीं हटे। उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई 1527 में बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन इस युद्ध से पहले उन्होंने बयाना के युद्ध में बाबर को हराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। राणा सांगा की शूरवीरता ऐसी थी कि उनकी शूरवीरता से दुश्मन भी कांपते थे। लेकिन 30 जनवरी 1528 का वो काला दिन जब चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा को षड्यंत्र के तहत जहर देकर मार दिया गया। अब राणा सांगा को लेकर देश के संसद में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने विवादित बयान दे दिया है कि वो गद्दार थे। उन्होंने ही बाबर को भारत में आमंत्रित किया था, वही लेकर आए थे। अब इस बारे में कितनी सच्चाई है आप इस पूरी विश्लेषण में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। तो सबसे पहले समझिए कि राणा सांगा पर विवाद क्यों हुआ, क्या ऐसा बोला गया जिसके बाद यह विवाद उत्पन्न हुआ, और फिर बात करेंगे राणा सांगा की पूरी पृष्ठभूमि पर जो इतिहास में उनकी घटनाओं से जुड़ी हुई होंगी। तो विवाद यह है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान ने बवाल मचा दिया है। सांसद सुमन ने राणा सांगा को लेकर बयान में कहा कि बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा भारत लाए थे। सांसद सुमन ने राणा सांगा को लेकर बयान में कहा कि बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ही भारत लेकर आए थे।
मुसलमान तो बाबर की औलाद है, तो तुम गुद्दार राणा सांगा की औलाद हो। हम बाबर की तो आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की नहीं करते हैं। यह बयान इसलिए भी मुद्दा बन गया क्योंकि राजधानी लखनऊ में रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राणा सांगा पर दिए राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा नेता औरंगजेब पर चर्चा करने के लिए इतिहास को पलट सकते हैं तो रामजी लाल सुमन ने भी इतिहास के एक पन्ने का जिक्र किया है। हालांकि अखिलेश यादव के समर्थन के बाद खुद अखिलेश यादव इस मुद्दे पर फंसते नजर आ रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रीढ़ हुआ करते थे राजपूत। अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में 11 राजपूतों का होना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। घोषी उपचुनाव में भी वहां के राजपूतों ने बीजेपी के बजाय सपा को वोट देना उचित समझा था। पर क्या राणा सांगा का अपमान राजपूत बर्दाश्त करेंगे? पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार सेल्फ गोल कर रहे हैं। या तो वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज को अभी भी वो ठीक से नहीं समझ सके हैं। वरना पहले औरंगजेब और राणा सांगा के अपमान के मुद्दे पर जिस तरह का रुख उन्होंने अपनाया वो उनके जैसे कद्दावर नेता के लिए असंभव था। अब इस बीच में कवि कुमार विश्वास ने एक कविता लिखी है जो इस प्रकार है। वो लिखते हैं, महाराणा सांगा, जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्तिकोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है, उनसे कह दो ये देश महाराणा की ज्योति जानता है। इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा अब, उनसे कह दो ये देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। उनसे कह दो ये देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, ये देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणा भाग घर में रखें, ये देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। तो फिर अब आपको लिए चलते हैं उस बयान पर जिसकी वजह से सांसद रामजी लाल ने यह बयान दिया। सांसद रामजी लाल सुमन ने यह विवादित बयान मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से और बीजेपी के एक दावे का जवाब देने के लिए दिया था। उस समय चर्चा के दौरान सुमन ने बीजेपी के इस बार बार दोहराए जाने वाले दावे का जिक्र किया कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है या वे बाबर की औलाद है। इसके जवाब में सुमन ने तर्क दिया कि अगर मुसलमानों को बाबर से जोड़ा जा सकता है तो हिंदुओं को भी राणा सांगा से जोड़ा जा सकता है, जिन्होंने कथित तौर पर बाबर को भारत बुलाया था। उनका उद्देश्य बीजेपी की इस एकतरफा आलोचना को चुनौती देना और यह दिखाना था कि ऐतिहासिक घटनाओं का उपयोग दोनों पक्षों के खिलाफ किया जा सकता है। हालांकि सुमन का यह दावा कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था ऐतिहासिक रूप से विवादित है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कई अन्य इसका खंडन करते हैं। उदाहरण के लिए इतिहासकार गौरीशंकर और जयंत शर्मा का कहना है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पहले ही कई बार हरा दिया था, इसलिए उन्हें बाबर की जरूरत नहीं थी। 1527 में राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर को हराया था, जो इस दावे को कमजोर करता है कि वे बाबर के सहयोगी थे। राणा सांगा को गद्दार कहना उनकी ऐतिहासिक छवि के विपरीत है, क्योंकि वे एक महान योद्धा थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। इसलिए इस बयान को ऐतिहासिक तथ्यों का अपमान माना गया। अब समझते हैं कि इस बयान के आने के बाद राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थिति की वोट बैंक पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में राजपूत मतदाता एक प्रभावशाली समूह है। सुमन के बयान से नाराज राजपूतों और अन्य हिंदू मतदाताओं का समर्थन सपा खो सकती है, जिससे उसका वोट बैंक कमजोर हो सकता है। दूसरा है तुष्टीकरण का आरोप। इस बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ा जा रहा है, जिससे सपा की छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यह आरोप उसे हिंदू बहुल क्षेत्रों में कमजोर कर सकता है। इसको लेकर पार्टी में भी आंतरिक असंतोष पैदा हुआ है। सपा के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद उभर सकते हैं। कुछ नेता सुमन का बचाव कर सकते हैं, जबकि अन्य इसे गलत ठहरा सकते हैं, खास करके जो श्रवण समाज, राजपूत समाज से आते हैं। यह आंतरिक कलह पार्टी की एकजुटता को प्रभावित कर सकती है। इस बयान के आने बाद सपा के नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे। सपा नेतृत्व पर यह सवाल उठ सकता है कि वे ऐसे बयानों को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। अब इसके दूसरे पहलू को भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कैसे अवसर है। तो आपको बता दें, हिंदू वोटों का ये ध्रुवीकरण करने के लिए भाजपा के लिए एक अवसर है। बीजेपी इस मुद्दे को हिंदू गौरव और सांस्कृतिक संरक्षण से जोड़कर हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश कर सकती है। यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब इसके चुनावी लाभ की संभावनाओं को भी समझ लीजिए।
आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनावों में बीजेपी इस विवाद को भुनाकर सपा और अन्य विपक्षी दलों पर हमला कर सकती है। ये उसे राजनीतिक बढ़त दिला सकता है। बीजेपी खुद को हिंदू हितों और सांस्कृतिक पहचान के रक्षक के रूप में पेश कर सकती है, जिससे उसकी राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता बढ़ सकती है। बीजेपी इस मुद्दे को अपने प्रचार में शामिल कर सकती है, जैसे राणा सांगा जैसे नायकों को सम्मान देकर विपक्ष पर हमला करना। अन्य दलों की इस टिप्पणी को लेकर क्या भूमिका रहती है, इस पर भी आप ध्यान दे दीजिए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। उसकी चुप्पी को कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता कम हो सकती है। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी समझ लीजिए। बहुजन समाज पार्टी, बसपा और अन्य क्षेत्रीय दल इस विवाद का लाभ उठा सकते हैं। यदि वे सुमन के बयान की निंदा करते हैं तो सपा पर दबाव बढ़ेगा और उनका वोट आधार मजबूत हो सकता है। ये बात कर रहे हैं हम क्षेत्रीय दलों की। अब इस बयान के आने के बाद नए गठबंधन की भी संभावना हो सकती है। यह विवाद क्षेत्रीय दलों के बीच नए गठबंधन या विरोधी गुटों को जन्म दे सकता है, जो भविष्य के चुनाव में समीकरण बदल सकता है। अब इसके सामाजिक प्रभाव को भी समझना होगा। इससे सांप्रदायिक तनाव और ध्रुवीकरण, धार्मिक विभाजन की आशंका है। सुमन के बयान ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक काल्पनिक रेखा खींचने का प्रयास किया है। बाबर को मुस्लिम समुदाय से जोड़कर और राणा सांगा को गद्दार कहकर यह बयान धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को विभाजित कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जहां सांप्रदायिक संवेदनशीलता पहले से मौजूद है। यह तनाव को और भड़का सकती है, ऐतिहासिक घावों को भी पुनर्जन्म दे सकती है। बाबर और राणा सांगा के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष भारतीय इतिहास का एक संवेदनशील अध्याय है। इस बयान ने उन घावों को फिर से कुरेदा है जो समय के साथ साथ ठीक हो चुके थे। इससे समुदायों के बीच अविश्वास और कटुता बढ़ने की भी संभावना है। सामाजिक एकता पर भी इस बयान को लेकर खतरा देखा जा रहा है। भारत की ताकत उसकी विविधता और सह अस्तित्व में निहित है। ऐसे भड़काऊ बयान सामाजिक एकता को कमजोर कर सकते हैं, जिससे समुदायों के बीच दूरियां बढ़ेंगी और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचेगा। इसका एक और पहलू यह है कि सामुदायिक विशेष में आक्रोश बढ़ेगा। राजपूत समुदाय का गुस्सा फूट रहा है। आप देख रहे होंगे कि विभिन्न जगहों पर इस तरह के पुतला दहन जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सपा नेता का पुतला दहन किया जा रहा है। राणा सांगा राजपूत समुदाय के लिए एक सम्मानित नायक और गौरव का प्रतीक है। उनके खिलाफ गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग अपमानजनक है और राजपूतों में व्याप्त आक्रोश पैदा कर सकता है। यह आक्रोश सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों या सामाजिक असंतोष के रूप में प्रकट हो सकता है, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि कुछ संगठनों ने सपा नेता का पुतला दहन भी किया है। हिंदू भावनाओं पर जो चोट किया है राणा सांगा को गद्दार कहने के बाद, राणा सांगा को हिंदू प्रतिरोध और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इस बयान को हिंदू गौरव पर हमले के रूप में देखा जा रहा है, जिससे हिंदू समाज के बड़े वर्ग में असंतोष और प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। सोशल मीडिया का भी इस पर प्रभाव देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे समर्थन दे रहे हैं, जबकि अधिकांश इसे भावनाओं का अपमान मानते हैं। यह ऑनलाइन तनाव वास्तविक जीवन में भी हिंसा या प्रदर्शन का कारण बन सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह टिप्पणी ऐतिहासिक चेतना और सम्मान पर असर, इतिहास की गलत व्याख्या करने की ओर है। इस तरह के बयानों से जनता में ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और घटनाओं के प्रति गलत धारणाएं बन सकती है। राणा सांगा जैसे नायकों की छवि धूमिल होने से युवा पीढ़ी में उनके प्रति सम्मान कम हो सकता है। शिक्षा और जागरूकता का भी अभाव इसको कह लीजिए। यह विवाद ये भी उजागर करता है कि भारतीय समाज में ऐतिहासिक तथ्यों और संदर्भों की ये सही समझ की कमी है। इससे भविष्य में और अधिक गलतफहमियां और विवाद पैदा हो सकते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों का भी इस टिप्पणी के बाद उपहास किया जा रहा है। ऐतिहासिक नायकों को अपमानित करने से सांस्कृतिक गौरव और पहचान कमजोर हो सकती है, जो समाज के नैतिक ढांचे को प्रभावित कर सकता है। सामाजिक आंदोलन और प्रतिक्रिया, विरोध प्रदर्शन की भी इसको लेकर संभावनाएं हैं। इस बयान के खिलाफ विभिन्न समुदायों, खासकर राजपूत संगठनों और हिंदू समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शन सामाजिक अशांति का कारण बन सकते हैं। रामजीलाल सुमन का विवादित बयान एक साधारण टिप्पणी से कहीं अधिक है। यह सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर गहरे और दूरगामी प्रभाव डाल रहा है। सामाजिक रूप से यह सांप्रदायिक तनाव, समुदायों में आक्रोश और ऐतिहासिक सम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है। राजनीतिक रूप से यह समाजवादी पार्टी के लिए संकट और बीजेपी के लिए अवसर बन सकती है। साथ ही राजनीतिक बहस को एक नई दिशा दे सकती है। ऐसे में सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और इतिहास का उपयोग विभाजन के बजाय एकता और प्रेरणा के लिए करना चाहिए। इस विवाद से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान तभी संभव है जब समाज और राजनीति दोनों मिलकर संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े।
आप इस विश्लेषण पर क्या राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बातें हमसे जरूर साझा करें। और आपको विश्लेषण पसंद आया हो तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।